जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 23 अक्टूबर 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। और गाइज, ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच आप लोग के लिए अवेलेबल है। इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप पेड बैचेस को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है। आपके लिए हमारे पास है यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओआरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी, इवन हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ स्टेट पीएससी के प्रॉपर कोर्सेस। आपको बता दूंगा इसमें कि यहाँ पर आपको प्रॉपर मेंटर भी दिए जाते हैं जो आपकी रियल टाइम बेसिस पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। प्रॉपर सिलेबस कवर करवाया जाता है, लेटेस्ट ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए तैयारी करवाई जाती है। और हर साल हमारे कोर्स अपडेट होते हैं, तो यानी कि ऐसा नहीं कि एक बार कोर्स बना दिया और सालों साल तक वही चीज पढ़ाई जा रही है, नहीं। हर साल कोर्स जो है वो अपडेट होते हैं, जिससे कि आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि ये जो कोर्स है ज्ञान सर का, वो सिलेक्शन की तैयारी का कोर्स है। ये एग्जाम की तैयारी नहीं, सिलेक्शन की तैयारी, कि भाई आप जिस एग्जाम की तैयारी करोगे उसमें आपका सिलेक्शन होके रहेगा, क्योंकि हर चीज यहां पर प्रोवाइड करा दी जाती है। तो आप इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए, और अगर आप ज्वाइन करें कोर्सेज को तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने कोर्सेज को ज्वाइन किया है। तो ये है आज के धमाकेदार टॉपिक्स, जिनको हम लोग एक एक करके डिटेल में कवर करने वाले हैं। बट देखो, पहले डिटेल में जाने से पहले हर एक टॉपिक का मैं आपको छोटा सा आइडिया देता हूं, जिससे कि टॉपिक को आगे समझने में आपको काफी आसानी हो। देखो, सबसे पहला जो टॉपिक है, ये साउथ एटलांटिक एनोमली का टॉपिक है। SAA जिसको हम लोग बोलते हैं, साउथ एटलांटिक एनोमली। ये बेसिकली एक फिनोमेना होता है। ये एक क्षेत्र है जहां धरती की मैग्नेटिक फील्ड सबसे वीक होती है। तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब बताया जा रहा है कि ये एक्सपैंड हो रहा है, तो इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये जो क्षेत्र है ये मेनली साउथ अमेरिका और सदर्न एटलांटिक के ऊपर रहता है ना। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के स्वाम मिशन डेटा के हिसाब से 2014 से ये 0.9% तक एक्सपेंड हुआ है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो वीक हो रही है उसका एक्सपेंशन बढ़ता जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड सभी को पता है ना, बेसिक ज्योग्राफी के पॉइंट्स, कि भाई हमारी धरती के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को देखने को मिलती है। राइट, सभी लोग जानते हैं इस चीज के बारे में। यस, ऐसा डायग्राम भी आपने जो है वो थोड़ा बनाया होगा, बीच में धरती है, आजू बाजू है। हालांकि ये डायग्राम मेरा बड़ा बेकार बना है। राइट, बाकी आप समझ गए होंगे जिन्होंने पढ़ा है। जिन्होंने नहीं पढ़ा, अगेन फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये नंबर पर कांटेक्ट करो और कोर्सेज ज्वाइन करो। जनरल स्टडीज पर आपकी कमांड होना बहुत जरूरी है। तो देखो, ये चेंज जो है वो धरती के आउटर कोर के मोल्टन मेटल से अनइवन मूवमेंट से होता है। यानी कि जितनी भी ये जो हम लोग को देखने को मिल रही है ना, कि मैग्नेटिक फील्ड्स में जो चेंजेस आते हैं, उसका रीजन ही धरती के अंदर का जो मिनरल्स है आप कह सकते हैं। क्योंकि धरती के अंदर भी हम लोग, धरती के अंदर ही तो पूरे मिनरल्स देखने को मिलते हैं, जो बाहर जो है वो रिलीज होते हैं लावा के फॉर्म में। यस, पढ़ा है आप लोगों ने। तो उसमें जब चेंजेस आते हैं ना, तब यहाँ आउटसाइड पे भी या फिर मैग्नेटिक फील्ड पे भी चेंजेस हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो साइंटिस्ट ने क्लैरिफाई किया है कि ये नेचुरल जियो मैग्नेटिक वेरिएशन है, कोई मैग्नेटिक रिवर्सल का खतरा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैग्नेटिक जो है वो रिवर्स हो जाएगी, मैग्नेट्स रिवर्स हो जाएंगे। पहले चल रहा था ना कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है वो, जो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, ये रिवर्स हो सकते हैं। काफी सारे आर्टिकल्स इस टाइप के भी आए थे, अगर आपने शायद पढ़ा हो, कभी ध्यान दिया हो कभी ऐसे टॉपिक्स के ऊपर। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। बट इस टॉपिक के अंदर मेनली आपको SAA यानी कि साउथ एटलांटिक एनोमली, इस फिनोमिना को बस समझना है, जो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। नेक्स्ट, इंडिया और ब्राजील ने डिसाइड किया है कि प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट PTA, जिसको हम लोग PTA बोलते हैं, को एक्सपेंड करेंगे। और बताया जा रहा है कि ये लोग ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को अपना बढ़ाएंगे। तो ये इंडिया और ब्राजील से रिलेटेड ये टॉपिक है। ये लिखा ना, मर्कोसुर पार्टनरशिप। मर्कोसुर एक साउथ अमेरिकन ट्रेड ब्लॉक है गाइस, जिसमें अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे, यूरुगे, ये सब हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो ये अभी क्या कर रहे हैं, अपने ट्रेड को एक्सपेंड कर रहे हैं। तो सिंपल शब्दों में बोलूं मैं आपको, तो आज की डेट में इंडिया अलग अलग कंट्रीज के साथ, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अपने ट्रेड के रिलेशनशिप को बढ़ा रही है। क्योंकि वी नो अबाउट इट कि हमें जो है वो आत्मनिर्भर वाले चीजें तो हम अचीव कर ही रहे हैं, तो आने वाले समय में हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो दुनिया के मार्केट को हमें कैप्चर करना है। तो ये एक अच्छी गुजराती स्ट्रेटेजी है ना। तो समझ चुके होंगे आप मैंने ऐसा क्यों बोला। नेक्स्ट, डोपामीन ओवरडोज आजकल बहुत हो रहा है बॉस। आजकल लोग जो है वो इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं कि 2 सेकंड के लिए अगर वीडियो अगर स्टॉप हो जाए, लोग क्या, मैं अपनी बात करूं, हम लोग को आज की डेट में क्विक एंड फास्ट जो है वो काम चाहिए, कि फटाफट चीजें समझ में आनी चाहिए, फटाफट काम होना चाहिए, दैट्स इट, कम ऑन। है ना, ये ऐसा बहुत ज्यादा हो रहा है।
कि सर 1 घंटे का वीडियो मत बनाओ, हमें तो बस 5 मिनट में पूरी चीज जो है वो समझा दो। तो गुरु पहली चीज तो आप ये सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इसमें आपको 1 घंटे की अंडरस्टैंडिंग की ही जरूरत है, क्योंकि मेंस का आंसर आपको लिखना है ना। कुछ स्टूडेंट्स बार बार कंफ्यूज है, बोलते हैं कि हम प्रीलिम्स के लिए क्या अप्रोच जो है वो बनाएं, फैक्ट्स वगैरह को जो है वो कैसे याद रखें। सिंपल सा रूल है, मल्टीपल टाइम्स चीजों को रिवाइज करना है, और दूसरी बात आपको प्रैक्टिस करना है। आप मुझे सिंपल सी चीज जो है वो बताओ। आप अच्छा, आप मुझे एक सिंपल सा आंसर देना है ना, कि आखिरी बार आपने साइकिल कब चलाई थी, आखिरी बार आपने बाइसिकल कब चलाई थी, साइकिल कब चलाई थी, साइकिल कब चलाई थी आपने आखिरी बार, कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताओ। क्या मैं कह सकता हूं कि पिछले 10 साल पहले आपने साइकिल चलाई हो, है ना, या पिछले 5 साल से आपने साइकिल नहीं चलाई, है ना, या मैं ये कह सकता हूं। तो अगर आपने 5 साल से साइकिल नहीं चलाई और आज की डेट में अगर मैं आपको बोलूं कि आप साइकिल चलाओ, तो चला लोगे कि आप नहीं चला पाओगे? ऑब्वियसली चला लोगे, है ना, क्योंकि उस चीज को, वो चीज आपकी मसल मेमोरी में सेव्ड है। तो जब आप पढ़ते हो ना चीजों को, तो पढ़ते समय चीजों को पता है, थ्योरिटिकली मत पढ़ा करो, प्रैक्टिकली पढ़ा करो, क्योंकि साइकिल जो आपने चलाई है वो प्रैक्टिकली चलाई है ना, प्रैक्टिस करी है आपने। तो वैसे आपको थ्योरी पे काम नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस पे काम करना है। अब आप बोलोगे कि सर चीजों को याद कैसे रखें, इसमें कौन सी प्रैक्टिस है? मल्टीपल टाइम रिवीजन इज द प्रैक्टिस गुरु। और सिर्फ आपको एक टॉपिक को 4 बार रिवाइज करना है, आपको चीजें याद होने लगेंगी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, है ना। बट उसके लिए आपको ध्यान से फोकस के साथ चीजों को पढ़ना है, कोई कनेक्शन डेवलप करो, निमोनिक्स वगैरह का जो है वो उपयोग करो, राइट। वो है, वो तो हमारे कोर्सेज में जो है वो बताया भी जाता है, ट्रिक्स वगैरह भी जो है वो दी जाती है। और कोई डाउट आए तो मेंटर रहते ही हैं, तो उनसे आप कांटेक्ट करो डायरेक्टली। तो अब देखो गेम क्या है, मैंने आपको क्या बताया, डोपामीन। तो भाई भयानक, डोपामीन जो है हैप्पी हार्मोन बोलते हैं ना इसको हम लोग, कि हमारा हैप्पी हार्मोन है बॉडी का। तो डोपामीन का क्राइसिस चल रहा है आज की डेट में, लोग बहुत तेजी से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। पहले जो है वो आपने देखा होगा डिप्रेशन के केसेस नहीं आते थे, आज की डेट में लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। क्यों? लोगों को क्विक चीज चाहिए। अगर लोगों को क्विकली चीजें जो है वो नहीं मिलेंगी, तो वो डिप्रेशन में जो है वो जा रहे हैं। तो ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है आज की डेट में, और ये डिजिटलाइजेशन के कारण बहुत तेजी से जो है वो बढ़ गया है ना। हमें तो बस आज की डेट में 30 सेकंड की रील्स चाहिए, बस 30 सेकंड की रील्स स्क्रॉल करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक हर 30 सेकंड का एक नया अपडेट हमें चाहिए। तो ये बहुत खतरनाक स्थिति है युवाओं के लिए और आने वाले पीढ़ियों के लिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है, अब देखो यार, जीएसटी कंपनसेशन सेस जो है वो खत्म हो गया, उससे सेंटर स्टेट के बीच में फिस्कल इंपैलेंस जो है वो बढ़ गया। मतलब कुल मिलाकर पैसे का जो वो था डिस्ट्रीब्यूशन, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। स्टेट्स को अब रेवेन्यू लॉस और फिस्कल ऑटोनॉमी को लेकर जो है वो चिंता है। अब स्टेट्स को लग रही है कि अब उनको रेवेन्यू लॉस बहुत ज्यादा होगा, और रिफॉर्म्स जैसे कि फाइनेंस कमीशन डिवोल्यूशन, पीआईटी शेयरिंग 50-50, सेज इंक्लूजन, ये प्रपोज किए जा रहे हैं ताकि कॉपरेटिव फेडरलिज्म जो है वो रहे। तो ये एक अच्छा आर्टिकल है समझने के लिए, राइट, आप लोगों के लिए। इस पर हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। आदित्य L1 इसरो का पहला सोलार ऑब्जर्वेटरी मिशन है। आई थिंक आप लोग को जो है वो पता होगा, राइट, आप लोग जो है वो इस चीज के बारे में जानते होंगे। अच्छा, ये आदित्य L1 से रिलेटेड नहीं है, ये मैं ये मिलिट्री पैराशूट से रिलेटेड है, सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड। तो इंडिया ने अपना खुद का मिलिट्री पैराशूट सिस्टम जो है वो टेस्ट किया है। वो आदित्य L1 जो है मेरा इसलिए जो है वो चला था, क्योंकि वो भी अभी सन का, सोलार का जो है वो हम लोग को मिशन जो है वो देखने को मिलता है ना। तो उस पर भी अभी एक आर्टिकल जो है वो रीड किया था, तो उससे रिलेटेड नोट्स बनाए थे मैंने, तो एकदम वो चीज दिमाग में आएगी। हालांकि चलो आ ही गई है तो इसके बारे में बता देता हूं मैं आपको। आदित्य L1 मिशन जो है ना, उसके बारे में पढ़ के रखो आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो इंडिया ने हमारा खुद का मिलिट्री पैराशूट सिस्टम जो है वो डेवलप किया है, ताकि ट्रूप्स एयर ड्रॉप ऑपरेशंस, मतलब ट्रूप एयर ड्रॉप ऑपरेशन के लिए डिजाइन जो है वो किया गया है। डीआरडीओ और एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने ये सिस्टम जो है वो बनाया। ये आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को सपोर्ट करता है, तो इसी के बारे में थोड़ी सी और चर्चा कर लेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने एक स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स 2025 रिलीज किया है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने, जो राज्यों के माइनिंग इकोसिस्टम गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, सस्टेनेबिलिटी के बेसिस पर रैंक करता है। यानी कि स्टेट जो है उनकी रैंकिंग होगी, यहां पर इंडेक्स है ना, बताएगा कि एक स्टेट के अंदर कितनी जल्दी आप माइंस खोल सकते हो, कितने कम पेपर वर्क लगेंगे, है ना, कंप्लाइंसेस कितना कम है, कितना ज्यादा है, कितनी चीजें आप ट्रांसपेरेंट रख रहे हो। ये पूरी चीजों के आधार पर ये स्टेट्स को रैंकिंग दी गई है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यूआईडीएआई ने आधार के लिए
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम और मल्टी लेयर्ड इंक्रिप्शन अपग्रेड्स इंट्रोड्यूस किए हैं। ये साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी को बढ़ाएगा। तो ये बेसिकली आधार की सिक्योरिटी में एक नया इनोवेशन आया है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब डब्ल्यूटीओ में जो है वो इंडिया की ईवी सब्सिडीज को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है। यूएसए और यूरोपियन यूनियन ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सामने इंडिया की इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी पॉलिसी पर कंप्लेन फाइल कर दी। भाई ये आरोप लग रहा है कि आप इससे जो है वो व्यापार जो है वो खराब कर रहे हो। अब इंडिया का स्टैंड ये है कि भाई सब्सिडीज तो देनी पड़ेगी ना भाई, बिना सब्सिडीज के आप कैसे फिर हम डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप कंट्रीज को जो है वो कैसे सपोर्ट कर पाओगे भाई? वहां के लोग तो खरीद नहीं पाएंगे फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर आप सब्सिडी नहीं दोगे तो, और नहीं खरीद पाएंगे तो फिर जो आपका मेन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो गोल है वो कैसे अचीव होगा? कम ऑन से यस और नो। तो इसी को लेकर एक अच्छा आर्टिकल देखने को मिल रहा है। आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट भी है और साथ ही साथ जरूरी भी है आपके लिए। आइए डिस्कस करेंगे। चलिए पहला टॉपिक है ना, क्लैरिटी मिल गई ना आपको ये आठों के आठों टॉपिक में क्या है, तो पढ़ने में जो है वो थोड़ा मजा आएगा। और आदित्य एल्बन मिशन जो है वो जरूर लिख लेना, इससे रिलेटेड भी एक आर्टिकल था, और नहीं तो आने वाले एक दो दिन में जो है वो आ जाएगा। चलो एनीवेज, क्योंकि मैं अलग से जो है वो चीजें बहुत सारी कवर करता हूँ ना, और उसमें फिर आपके लिए जो काम की चीजें होती हैं वो तो इसमें यहाँ पे हमारे पास पीडीएफ के माध्यम से आपको मिल जाती है, राइट। इसके अलावा भी जैसे अभी तो मैंने अभी रील्स डालना जो है बंद कर दिया ड्यू टू सम ये फेस्टिवल इश्यूज। अभी फिर से रील्स आएंगी तो रील्स भी जो है वो देखा करो, जो मैं डालता हूँ वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। चलो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना के बारे में, साउथ एटलांटिक एनोमली। साउथ एटलांटिक एनोमली, इस चीज को समझो आप, और समझने के बाद ज्योग्राफी के अपने नोट्स के आसपास जो है वो लिख लेना साउथ एटलांटिक एनोमली। फिर चेक करना कि ये टॉपिक आपका कवर हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ है तो आपकी फैकल्टी से बोलिएगा ये टॉपिक अच्छे से कवर करवाएं और इससे रिलेटेड नोट्स बनवाएं। हालांकि मैं तो आपको बता ही रहा हूं, मेरी बताई गई चीजें भी जो है आप नोट डाउन कर लेना। साउथ एटलांटिक एनोमली, एनोमली एनोमली का मतलब क्या होता है? गड़बड़ी। साउथ एटलांटिक, आर्टिक ओशियन, एटलांटिक ओशियन सभी को पता है, ये आर्टिक ओशियन, ये अटलांटिक ओशियन, ये आर्टिक ओशियन सभी लोग जानते हैं। कम ऑन से यस और नो। तो हम किसकी बात करें? यहां पर कुछ गड़बड़ी हुई है भाई, साउथ अटलांटिक में कोई गड़बड़ी हुई है। क्लियर? तो ये रीजन में क्या गड़बड़ी है? ये क्षेत्र जो है वो दुनिया की मैग्नेटिक फील्ड का सबसे वीक एरिया, लिख लो। धरती की मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका सबसे वीकेस्ट एरिया को हम लोग बोलते हैं साउथ एटलांटिक एनोमली। क्वेश्चन आएगा साउथ एटलांटिक एनोमली जो है वो कहां पे है? तो ऑब्वियस बात है साउथ एटलांटिक रीजन में। किसके लिए, क्यों, ये किस चीज से कनेक्टेड है? तो यहां पर बहुत ही कमजोर मैग्नेटिक फील्ड है, बहुत ही कमजोर मैग्नेटिक फील्ड है। लिख लो भाई, लिख लो, है ना। अब सुनिएगा आप, रिसेंटली यूरोपियन स्पेस एजेंसी के अंदर एक मिशन है, स्वैम मिशन। स्वैम मिशन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? इस मिशन का स्वैम मिशन, ये लिख लो, स्वाम, स्वार्म, स्वार्म मिशन। हाँ, अब ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है भाई। तो इसके रिसर्चर्स ने डेटा निकाला और ये बताया कि 2014 से इसका एक्सपेंशन लगभग 0.9% तक बढ़ गया। मतलब कुल मिलाकर ये साउथ अटलांटिक में जो धरती की मैग्नेटिक फील्ड जो वीक हो रही है वो अपने वीक एरिया को और तेजी से बढ़ा रही है। क्लियर? बात समझ में आ रही है? अब सवाल उठता है कि क्या ये मैग्नेटिक रिवर्सल का साइन है? क्या ये धरती की मैग्नेटिक फील्ड के लिए खतरा है? तो आओ स्टेप बाय स्टेप पूरी चीजें जो है वो हम लोग समझेंगे। तो ये समझ में आ चुका है आपको साउथ अटलांटिक एनोमली जो है वो क्या है। यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है पूरी की पूरी एज इट इज, चारों पॉइंट्स लिख सकते हैं क्योंकि ये चारों पॉइंट जो है वो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। तो कुछ नहीं है, सिर्फ ये थ्योरी जो है वो आप लिख लो अपने पास। बाकी जो मेन काम की चीज है वो यही समझना था कि ये एक ऐसा जियो मैग्नेटिक वीक जोन होता है। क्या, कौन सा जोन है? जियो मैग्नेटिक वीक जोन। धरती का मैग्नेटिक ये जो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ना वो कमजोर है, एक कमजोर चुंबकीय क्षेत्र, और क्या, कुछ नहीं। ये मेनली साउथ अमेरिका और साउथ अटलांटिक ओशियन पर लोकेटेड है। यहां पर धरती की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कमजोर हो जाती हैं जिससे रेडिएशन एक्सपोजर सैटेलाइट्स और स्पेसक्राफ्ट्स के लिए ज्यादा होता है। एग्जाम्पल, जब सैटेलाइट जैसे कि हबल टेलीस्कोप या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इस जोन के ऊपर से गुजरते हैं या उसके पास से गुजरते हैं तो उन्हें टेम्पररी डेटा करप्शन और हार्डवेयर डैमेज का रिस्क बढ़ जाता है। मतलब क्योंकि ऑब्वियस बात है यहां पर भाई, मतलब कुल मिलाकर चलो कि सिग्नल यहां पर वीक हो गए, यहां पर नेटवर्क डाउन है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू जो है वो ये कनेक्टेड रहते हैं, है ना। नेटवर्क्स वगैरह जो है वो कनेक्ट करने में आसानी रहती है। तो अब अचानक वहां पर वीक जोन रहेगा तो वीक नेटवर्क रहेगा तो फिर डेटा तो ऑब्वियस ही बात है कि लॉस होगा ही होगा। तो ये एक बड़ा इशू है, ये एक गड़बड़ी है, बस और कुछ नहीं। पॉइंट क्लियर हो गया? अब देखो भाई, अब हम बात करें यूरोपियन
स्पेस एजेंसी, इनके ये पूरे पॉइंट्स लिखना आप है ना, चारों के चारों पॉइंट्स लिख लेना। इनके इनका जो स्वार्म सैटेलाइट जो है वो कंटिन्यूअसली धरती की जियो मैग्नेटिक वेरिएशन को मॉनिटर करते रहते हैं। ये कंटिन्यूअसली घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई, और ये लॉन्च किया था इन्होंने बहुत सारी अपनी सैटेलाइट्स, है ना, 2013 में, जो सैटेलाइट देखती रहती है कि जियो मैग्नेटिक फील्ड भाई क्या क्या है, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। अब इनका डेटा भैया कुछ सामने आता है। डेटा पहले तो ये बोल रहा है, ये वाला डेटा, इस डेटा की बात हुई है 2014 से ये जो एरिया है वो 0.9% बढ़ गया है। ये शिफ्ट वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट देखने को मिल रही है, वेस्ट की तरफ जो है वो देखने को मिल रही है, मेनली साउथ अमेरिका से साउथ वेस्ट अफ्रीका डायरेक्शन में। 2020 के बाद से ये क्षेत्र दो सब सेल्स में डिवाइड हो गया है, एक साउथ अमेरिका के पास और दूसरा अफ्रीका के पास, यानी कि दो एरिया जो है साउथ अमेरिका के पास, और ये तो सदर्न अटलांटिक ओशन तो है ही, और साउथ वेस्ट अफ्रीका, यानी कि तीन एरियाज। यहां पर अब हम लोग को वीक जियो मैग्नेटिक जोन देखने को मिल रहा है, बस। और क्या है भाई, इसमें कोई ऐसा तो टॉपिक नहीं है बिल्कुल कि अरे समझ में नहीं आ रहा, जरी सी चीज है, सिंपल सी। अब वही चीज है, जब नाम सुनता है इंसान तो घबरा जाता है, अरे क्या है भाई, साउथ अटलांटिक एनोमली। अब आप किसी को भी समझा सकते हो उस टॉपिक को, इतना आप समझ चुके हो, बस इतनी चीज ही जानना है, कंसेप्ट क्लियर है तो सब टॉपिक क्लियर है। अब आप ये पूछोगे सर जी ऐसा क्यों हो रहा है, सर जी समझ में नहीं आ रहा हमें तो, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है इसके बनने के। अब इसके पूरे पॉइंट्स ये फिर से लिख लोगे आप। सुनो, पहली चीज तो ये लिंक्ड है धरती के आउटर कोर में हो रहे मॉल्टन आयरन और निकल के अनइवन सर्कुलेशन से। धरती का डायग्राम देखा है, धरती के अंदर जो है वो क्या क्या कौन सी लेयर होती हैं, कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताओ, चलो ये आपके लिए है। धरती के अंदर आप घुसोगे तो कौन सी लेयर होती हैं, ये ऐसा आपने एक डायग्राम जो है वो देखा होगा, है? ये किसी का मुंह नहीं है, धरती है ना, समझ गए होगे। धरती को काट के जो है वो अलग अलग लेयर जो है वो दिखाई होंगी, है ना, अर्थ की क्रस्ट, मैग्मा, एस्थिनोस्फीयर वहीं पर ही ऊपर रहता है, पढ़ा है ना ये। कोर, कोर में क्या होता है वो पढ़ा है, FIMA और NIFE, क्या है ये बताओ जरा मुझे। हाँ, निकल और आयरन, और ये क्या है FIMA, फेरस और मैग्नीशियम, वही है ना, आयरन और मैग्नीशियम। तो वो चीज हम लोग को देखने को मिलती, वो बताना मुझे, फेमा और सियाल और सीमा, सॉरी SIAL, सिलिका और एल्यूमिनियम, सियाल और SIMA है ना, सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ये भी रहता है एक, फीमा नहीं, वो सीमा था, SIMA था, हाँ करेक्ट, माय बैड। और FEMA तो आपको ऑलरेडी पता, आयरन और मैग्नीशियम वाला भी एक फंडामेंटल हम लोग को देखने को मिलता था। ये दीज आर द कॉन्सेप्ट्स, और ये समझाए जाते हैं ज्योग्राफी में। उसके लिए कॉल करो भाई, ज्वाइन करो, टाइम वेस्ट मत करो अपना, फालतू पिक्चर देखने में टाइम वेस्ट कर देते हो, पैसा वेस्ट कर देते हो, सही चीज में पैसा लगाओ। तो आउटर कोर में हो रहे जो आयरन और निकल के चेंजेस हैं, ये पूरी चीज लिखेंगे आप, देखो लिखा ना कि मोल्टन आयरन और निकल जो आउटर कोर में हम लोग को देखने को मिलता है वो इरेगुलरली सर्कुलेट कर रहा है, और ये सर्कुलेशन ही जनरेट करता है धरती का जियो डायनेमो, जिसे हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जिसकी चीज के कारण, किसके कारण, जियो डायनेमो के कारण। पढ़ोगे ये सब टॉपिक, बड़े इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब ये मोल्टन मटेरियल्स इरेगुलरली मूव करते हैं तो कुछ एरियाज में रिवर्स मैग्नेटिक फ्लक्स पैचेस डेवलप हो जाते हैं, जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस धरती के सरफेस से बाहर निकलने की बजाय वापस अंदर जाने लगती हैं। तो रिजल्ट यही होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वीक हो जाती है। तो कुल मिला के धरती के अंदर जो ये हम लोग को आयरन और निकल देखने को मिलता है, ये वजह है धरती की मैग्नेटिक फील्ड के चेंजेस की, बस। तो आपको आयरन और निकल ध्यान में रखना है, बस, है ना। तो बस यही चीज है, बस ये ध्यान में रखिएगा आप। और ये जब ऐसा होता है तो इसके कारण इश्यूज क्या क्या होते हैं, पहला पॉइंट ये भी आपको ध्यान में रखना जरूरी कि इंपैक्ट क्या होता है, ये भी तो पता होना चाहिए कि भाई वीक एरियाज में क्या होता है। तो जो ये वीक एरिया, ये SAA जो है, साउथ अटलांटिक एनोमली वाला जो रीजन जो है, उससे गुजरते वक्त सैटेलाइट्स को हाई रेडिएशन डोज मिलता है। इससे उनके इंस्ट्रूमेंट्स फेल हो सकते हैं और डेटा जो है वो करप्शन होता है, यानी कि डेटा पहुंचेगा नहीं।
एग्जाम्पल, हबल टेलीस्कोप इस रीजन से पास करते वक्त अपनी ऑब्जर्वेशन टेम्पररी सस्पेंड कर देता है, मतलब वो बोल देता है कि नहीं भाई हम डेटा भेज नहीं पाएंगे क्योंकि हमें प्रॉपर डेटा नहीं मिल पा रहा है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वेरिएशंस के कारण स्पेस नेविगेशन सिस्टम में एरर आ सकता है, स्पेस एजेंसीज को बार बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम्स को, है ना, क्योंकि वो फ्लो जो है वो टूट जाता है। वीक मैग्नेटिक शील्ड होने की वजह से सोलार चार्ज पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर के डीपर लेयर्स तक पहुंच जाते हैं, जिससे स्पेस वेदर का रिस्क बढ़ जाता है। और ये वेस्ट की तरफ शिफ्ट कर रहा है, नए रीजन्स उसके एक्सपोजर में आ रहे हैं, इसका मतलब है फ्यूचर में और ज्यादा सैटेलाइट्स इस जोन के कांटेक्ट में आएंगे, और आएंगे तो वो अपने ऑब्वियसली वाले रिस्क में पड़ जाएंगी, सैटेलाइट का डेटा जो है वो फेल हो सकता है। तो रिसर्चर्स का कहना है कि एसएसए का एक्सपेंशन नॉर्मल जियोमैग्नेटिक इवोल्यूशन का पार्ट है, यानी कि ये नॉर्मल धरती की फील्ड में मतलब जो कोर में जो चेंजेस हो रहे हैं आउटर कोर में निकल और आयरन में, तो उसके कारण ये हो रहा है। ये कोई मैग्नेटिक पोल रिवर्सल नहीं है या कैटास्ट्रॉफिक इवेंट का कोई साइन नहीं है, यानी कि खतरनाक वाली कोई सिचुएशन नहीं है, नेचुरल है, नॉर्मल है, राइट। लेकिन ये एक रिमाइंडर हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, बस, ठीक है, और कुछ नहीं है इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर। अब नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में जो है हम लोग चर्चा करें। इंडिया अपने लैटिन अमेरिकन डिप्लोमेसी को एक नई डायरेक्शन जो है वो दे रहा है गाइस। अब लैटिन अमेरिका क्या, हम लोग तो आज की डेट में जो है वो सभी कंट्रीज जितनी भी हम लोग को देखने को मिल रही है उनके साथ एक अच्छी पार्टनरशिप डेवलप कर रहे हैं। अब ये मर्कोसर पार्टनरशिप आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, मर्कोसर पार्टनरशिप। रिसेंटली एक मीटिंग इंडिया और ब्राजील, मतलब एक मीटिंग में इंडिया और ब्राजील ने जो है वो डिसाइड किया कि दोनों मिलकर जो ऑलरेडी उनका पीटीए चल रहा है, यानी कि प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि व्यापार को लेकर जो उनका ट्रेड एग्रीमेंट है उसको वो और बढ़ाएंगे और गहरा करेंगे और उसमें चीजें शामिल करेंगे ताकि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जो है वो कॉपरेशन बढ़ सके। और ये स्टेप साउथ साउथ कॉपरेशन और इंडिया के लुक लैटिन अमेरिका पॉलिसी, लिख लो, इंडिया की लुक लैटिन अमेरिकन पॉलिसी, ये टाइटल लिख लो आप। और इसको जैसे कि लुक ईस्ट पॉलिसी है ना, वैसे ही लुक लैटिन अमेरिकन पॉलिसी, ये आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ाया जाता है, इस पर ध्यान जरूर देना। तो इसका एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन माना जा रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं इंडिया मर्कोसर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट कब आया, कुछ फैक्ट समझते हैं आओ, ये लिख लेना। इंडिया मर्कोसर पीटीए जो है वो कब आया, तो 1 जून 2009 से इफेक्टिव हुआ ये चीज लिख लेना। इनिशियली इसमें सिर्फ 450 टैरिफ लाइंस थी, यानी लिमिटेड नंबर्स ऑफ गुड्स पर टैरिफ कंसेशन दिए गए थे। सिंपल शब्दों में बोलूं आप कि सिर्फ 450 सामान जो थे उस पर डिस्काउंट मिल रहा था, है ना, कस्टम ड्यूटीज पर डिस्काउंट मिल रहा था। अब दोनों तरफ से डिमांड हो रही है कि इसे कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट में बदल दिया जाए जिसमें टैरिफ प्लस नॉन टैरिफ बैरियर्स दोनों कवर हो, मतलब और फायदा मिले और गहरा कर दो इसको फुल फ्लेज, देखो लिखा है ना फुल फ्लेज एग्रीमेंट, इसको जो है बना दो जिससे कि ट्रेड का पोटेंशियल और तेजी से बढ़ जाए। 2024-25 में इंडिया और ब्राजील के बीच बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हम लोग को जो है वो देखने को मिला। तो ऐसे एग्रीमेंट्स अक्सर जो है वो पूछे जो है वो जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो थोड़े से जो है वो ध्यान में रखिएगा। मैंने आपको क्या बता रहा था, बायलैटरल ट्रेड 12.19 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है इंडिया और ब्राजील के बीच में 2024-25 में, और टारगेट है कि अगले 5 साल में 20 बिलियन डॉलर जो है वो बढ़ाया जाए। लिख लेने वाला टारगेट, ब्राजील वाला टारगेट, इंडिया और ब्राजील का। इंडिया ब्राजील रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें पूछा जा सकता है। अब सुनो, मर्कोसर सदर्न कॉमन मार्केट, इसका मतलब है मर्कैडो कॉमन डेल सुर, यानी कि सदर्न कॉमन मार्केट इसको जो है वो बोलते हैं। ये चीज याद रखने की वैसे आपको जरूरत नहीं है, यानी कि साउथ का कॉमन मार्केट। तो ये एक रीजनल इकोनॉमिक ब्लॉक है, नाम से में आ रहा है, जो साउथ अमेरिका के 4 फाउंडिंग मेंबर्स अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे और यूरुग्वे, इनके बीच में बनाया गया था। लिख लो आप, ये देखो फाउंडिंग मेंबर्स किसके नाम जो है वो लिख लो आप। कब स्टैब्लिश हुई, 1991 में जो है वो स्टैब्लिश हुई, ये लिख लेना। ट्रीटी ऑफ एसुनसियोन, ट्रीटी ऑफ एसुनसियोन के तहत, ये चीज भी लिख लेना, ये ट्रीटी संधि से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये लोग। लीगल स्टेटस जो है बताया जा रहा है कि 1994 में और मजबूत हुई है। औरो रेटो प्रोटोकॉल के तहत इसका हेडक्वार्टर मॉन्टेविडियो उरुग्वे में हम लोग को देखने को मिलता है। फाउंडिंग मेंबर्स मैंने आपको जो है वो उसके बता दिए। बाद में वेनेजुएला ने जो है उसको ज्वाइन किया, फिर सस्पेंड भी कर दिया था।
अभी नहीं है वेनेजुला इसमें। फिर बोलीविया ने भी इसको ज्वाइन किया था 2023 में। इसके एसोसिएट मेंबर्स चिले, पेरू, कोलंबिया, इक्वाडोर, ग्याना, सूरीनेम ये सब मौजूद हैं। फिर इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सामान जो है वो एक जगह से दूसरी जगह, सर्विस, कैपिटल, लोग, ये आसानी से मूवमेंट होना चाहिए, फ्री मूवमेंट होना चाहिए सामानों का, कोई किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन ना हो, है ना। और फिर अब डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को मजबूत बनाए, सब लोग मिलकर जो है वो अपने ट्रेड को बढ़ाएं, इकोनॉमी को एक्सपैंड करें, कॉपरेशन सबके बीच में हो, तो ये सब इसके टारगेट्स होते हैं और कुछ नहीं। अब इसको एक्सपैंड किया जा रहा है। लैटिन अमेरिका उभरता हुआ मार्केट है गाइस, जो ह्यूज पोटेंशियल रखता है इंडिया के एक्सपोर्ट के लिए, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं। इंडिया की तरफ से दवाइयां हुई, मशीनरी हुई, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हुआ, डिजिटल टेक्नोलॉजी हुई, वो सब चीजें वहां पे जाएं। और इस डील से इंडिया अपने ट्रेड पार्टनर्स को और डाइवर्सिफाई कर रहा है। चाइना और यूएसए के बियॉन्ड एक नया रीजनल आउटरीच बन रहा है। मर्कोसुर एक ग्लोबल साउथ ट्रेड ब्लॉक है और इंडिया का एंगेजमेंट इस आइडिया को मजबूत करता है कि डेवलपिंग कंट्रीज आपस में भी स्ट्रेटेजिक ट्रेड नेटवर्क बना सकते हैं, कि डेवलपिंग कंट्रीज भी अपना नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। इसके एक्सपेंशन में प्राइवेट इंडस्ट्रीज और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक्टिव रोल इंश्योर किया जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर भी इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व रहे, राइट। ट्रेड के अलावा भी लेबर, माइग्रेशन, एजुकेशन, कल्चर, काफी सारी चीजों में टारगेट जो है वो रखा गया है। ठीक है, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो कुल मिलाकर ये साउथ अमेरिका या लैटिन अमेरिका की डिप्लोमेसी से रिलेटेड ये काफी अच्छा आर्टिकल था। तो थोड़ा सा ये ध्यान में रखिएगा, जो ट्रीटी के बारे में मैंने आपको बताया। सबसे मेन चीज मर्कोसुर आपसे जो है वो पूछेंगे कि ये एग्जैक्टली जो है वो है क्या, है ना। तो उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स मैंने आपको बताया बस वो आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए, बाकी उतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। डोपामीन एक ऐसा टॉपिक जो आप सभी को आज की डेट में पता होना चाहिए और मेंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो क्या होता है कि डिजिटल जमाना है हमारा, हमें इंस्टेंटली चीजें चाहिए भाई। एक नोटिफिकेशन आता है, अपन का ध्यान तुरंत भटकता है, सट से अपन खोलते हैं चीजों को, है ना। जो और जितनी जल्दी ध्यान भटकता है ना, उतना जो डिस्ट्रैक्शन जो है वो इंसान को कभी भी आगे नहीं बढ़ा पाता। ये बात सत्य है। इसलिए तो लोग आज की डेट में एंजाइटी में रहते हैं, है ना, डिप्रेशन में रहते हैं। तो यही चीज है। अब क्या होता है कि आपको अच्छा फील होता है कि भाई कोई नोट, किसी ने आपका पोस्ट लाइक किया तो आपको अच्छा फील हो रहा है। सोचो आप एक सड़ा सा पोस्ट कोई लाइक कर दे तो आपको अच्छा फील हो रहा है, समझ रहे हो आप। और जमाना जो है वो इसी के पीछे जो है वो भाग ही रहा है। मेरे ऊपर भी प्रेशर आता है कि लाइक्स बोलो, कि लोग जो है वो लाइक्स बढ़ाएं। अब वो तो कंपनी के परस्पेक्टिव से अब क्या बोले उसको, बट द पॉइंट इज दैट कि लोगों को एक लाइक मिलता है तो अच्छा लगता है कि हाँ यार लाइक्स हो रहा है? उसकी मॉनिटरी वैल्यू कोई नहीं है, बट फिर भी एक अच्छा फील हो रहा है। आपकी फोटो पे किसी ने हार्ट बना दिया या कोई कमेंट कर दिया कि कमाल के लग रहे हो, आप बिल्कुल खुश एकदम है, डोपामीन हार्मोन रिलीज हो रहा है। लोगों को तुरंत खुशी चाहिए। अब लोगों को खुशी के लिए मेहनत करनी नहीं है, अब उनको तुरंत इंस्टेंटली खुशी चाहिए। लोगों का दिमाग खराब हो रहा है अगर वीडियो एकदम से बफरिंग में चला गया तो। हो रहा है ना ये, हमने ओवरडोज लेना शुरू कर दिया डोपामीन का, और इसीलिए तो लोग आज की डेट में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, फोकस में नहीं रह पा रहे हैं। अपनी लाइफ से मोबाइल फोन को थोड़ा सा दूर रखो, किताबों को हाथ में पकड़ो। मोबाइल फोन डिस्ट्रैक्शन का कारण बनते हैं। आप खुद देख लेना, आप पढ़ाई करते करते कई बार ऐसा भी होता होगा, किसी दोस्त का मैसेज आ गया, आपने जो टाइम डिसाइड किया था पढ़ाई करने का वो मैसेज में लगा दिया। ये कई किन किन लोग के साथ ऐसा होता है कि सुबह से तो सोचते हैं कि भाई आज पूरे दिन जो है मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे, स्टार्टिंग की 1 घंटा होती भी है, फिर उसके बाद पता नहीं कैसे क्या हो जाता है कि टाइम जो है वो पूरा निकल गया, शाम हो गई, और फिर डिसाइड करते हैं कि चलो कल से करेंगे। वो ना जाने कितने सालों से हो रहा होगा कुछ लोगों के साथ ये सेम चीज। हो रही कि नहीं हो रही। इन सब चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है और वो सिर्फ आप ही कर सकते हो। एक्सपर्ट्स जो है वो वार्न कर रहे हैं कि मॉडर्न लाइफ स्टाइल और सोशल मीडिया का ओवर यूज जो हो रहा है उससे हम एक डोपामीन ओवरडोज क्राइसिस फेस कर रहे हैं, जो हमारी मेंटल हेल्थ और फोकस दोनों को इंपैक्ट कर रहा है। तो डेफिनेशन वगैरह जो है वो डाल दो गाइस, डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये चीज जो है ना इसको बहुत ध्यान से लिख लो, है ना। समझा तो मैं देता हूं, और समझने का कुछ है ही नहीं यार, समझ में तो आ ही रहा है। क्या है ये पहला पॉइंट, ये एक न्यूरो ट्रांसमीटर है, यानी एक केमिकल मैसेंजर जो ब्रेन के न्यूरॉन्स के बीच सिग्नल भेजता है। इसका मेन रोल होता है प्लेजर और रिवार्ड सिस्टम को एक्टिवेट करना, मोटिवेशन और लर्निंग को बढ़ाना, और गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को सपोर्ट करना। देखो क्या होता है, जनरली हम लोगों ने जो है वो पहले क्या करते थे, हम लोग अगर ह्यूमंस की बात करें या आप अभी अपने बचपन की बात करो या आपके पेरेंट्स की बात करो कि बेटा पास होगा तो तेरे को कार दिलाएंगे, मतलब कार इज अ रिवॉर्ड,
और ये मोटिवेशन है कि यार मैं पास हुआ तो मुझे कार मिलेगी यार। अब हम लोगों ने क्या कर दिया है, अब हम लोगों ने उस रिवॉर्ड को रखा ही नहीं। हमारे लिए रिवॉर्ड क्या हो गया, किसी ने एक लाइक कर दिया वो रिवॉर्ड हो गया, इंस्टेंट रिवॉर्ड। लोगों को इंस्टेंट रिवॉर्ड की आदत पड़ गई है, और इसी इंस्टेंट रिवॉर्ड के कारण लोगों को हर एक टॉपिक जो है वो समझना है क्विकली, उसकी डेप्थ में नहीं आना है। इसके कारण क्या हो गया, इसके कारण लोग जो है वो हाइपर होते जा रहे हैं कि जल्दी जल्दी बताओ यार, मुझे फटाफट बताओ क्या करना है। ऐसा हो गया लोगों के साथ। इवन मैं पर्सनल अपनी बात करूं तो मेरे साथ भी हुआ है, ये जेन्युइनली हुआ है। मैं भी आजकल जो लोग मुझे स्टोरी बताते हैं ना पूरी, अरे भाई ऐसा हो गया, मैं वहां पहुंचा, मैं ये किया, मैं वो किया, तो मैं उनसे बोलता हूं, मैंने कहा भाई 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, 1 मार्क्स का पूछा है क्वेश्चन, हाँ या ना में बता। होता है ना ऐसा, कई बार भड़क जाता है मन। मेरे साथ भी ये होता है कई बार। कई सारे लोग जब मुझे स्टोरी सुनाते हैं तो बड़ा अंदर ही अंदर, अब जैसे मुझसे बड़े हैं वो, तो कुछ बोल नहीं पाता, मैं चुपचाप रहता हूँ, बट वो उनको समझ में आ जाता है कि ये साला फ्रस्ट्रेट हो रहा है। तो द पॉइंट इज दैट हमें इस चीज को बदलना है। हमें क्या चीज करनी है, पहले अपने आप को एक टास्क देना है कि भाई साहब, जैसे ही मेरा फॉर एग्जाम्पल कि मैंने 7 दिन तक जो है ये 7 चैप्टर्स कवर कर लिए 7 दिन में, तो 8वें दिन जो है मैं अपने आप को पार्टी दूंगा और जहां पर मैं मूवी देखने जाऊंगा। बट हम क्या कर रहे हैं, हमारा मन क्या बोलता है, चल मूवी देख ले यार, ये तो हो ही जाएगा। आपका मन आपको बहुत बेवकूफ बनाता है, आपको हमेशा बोलता है कि ये हो जाएगा, ये तू कर लेगा, और जो तुम्हें एक्चुअल गोल अचीव करना है वो तो हो नहीं पाता, रिवॉर्ड तुम पहले छीन लेते हो। यही तो हो रहा है आज की डेट में, यही तो मिसमैच हो गया है। तो जब हम कोई रिवॉर्डिंग एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि गोल अचीव करना, अपने फेवरेट फूड को खाना है, या किसी से हमें अप्रिसिएशन मिल जाता है, तब ब्रेन का मीजोलिम्बिक पाथवे, जो बेसिकली वेंट्रल टेगमेंटल एरिया वीटीए से न्यूक्लियस एक्कुम्बेंस के एरिया में रहता है, यानी कि बेसिकली एक एरिया है ब्रेन का, वो एक्टिव हो जाता है और वो डोपामीन रिलीज करता है, ये हार्मोन रिलीज करता है, हैप्पी हार्मोन, और इसी को कहते हैं रिवॉर्ड पाथवे। समझ रहे हो। अब इसकी एडिक्शन कैसे बन जाती है, जैसे डिजिटल डिवाइस हुए, स्पेशली सोशल मीडिया या शॉर्ट वीडियोस या गेमिंग या ऑनलाइन शॉपिंग करना, ये हमें क्या करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करो आपको इतने कॉइन्स मिलेंगे, तो ये हमें उस कॉइन्स के पीछे बर्बाद कर देते हैं। हर नोटिफिकेशन, लाइक या स्क्रॉल से ब्रेन का माइक्रो डोज डोपामिन ब्रेन को मिल रहा है, और ओवर टाइम कंटिन्यूअस रखने से क्या हो रहा है, ये डीसेंसिटाइज जो है वो हो जा रहा है, यानी सेम लेवल ऑफ हैप्पीनेस के लिए अब ज्यादा स्टिमुलेशन चाहिए होता है। इसलिए तो लोगों को खुशी नहीं मिल रही है किसी चीज में। पहले लोग एक दूसरे से मिलते थे तो उसमें खुशी मिल जाती थी कि अरे वाह यार कैसा है यार। आज की डेट में हम ऑनलाइन देख रहे हैं कि लोग इतने खुश हैं, उनकी रियलिटी में वो खुश नहीं है। लोगों ने ऑनलाइन सब चीज अपनी जो है वो बना दी है, बट एक्चुअल रियलिटी में नहीं है। और जब दूसरा व्यक्ति देखता है कि पूरी दुनिया खुश है, साला मेरी जिंदगी में क्यों दिक्कत चल रही है, तो वो और डिप्रेस हो जाता है। ये होता है, काफी लोगों के साथ होता है, इवन आपके साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है। तो एडिक्शन के कारण ये सब चीजें हो रही हैं, बिहेवियर चेंज हो रहा है। स्टडीज बताती हैं कि एवरेज पर्सन अपना फोन 150 से ज्यादा टाइम एक दिन में चेक करता है। ये कंपल्सिव पैटर्न अब एडिक्शन बन गया है, जो हमारे ब्रेन की चीजों को जो है वो डैमेज कर रहा है। तो फंक्शनल एमआरआई स्कैन शो करते हैं कि डिजिटल एडिक्शन और सब्सटेंस यूज दोनों के दौरान ब्रेन के सेम रीजन्स एक्टिवेट होते हैं, न्यूक्लियस एक्युम्बेंस और वेंट्रल स्ट्रिएटम। ये चीज ये बता रहा है कि ब्रेन में ये दो चीजें होती हैं, वो एक्टिवेट जो है वो हो जाती हैं। यानी ऑनलाइन स्टिमुली भी ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को हाईजैक जो है वो कर रहा है। यानी कि एग्जैक्टली जो इंसान जब ड्रग्स लेता है तो उसको ड्रग्स का आदी बन जाता है ना, वैसे ही डिजिटलाइजेशन के लोग आदी जो है वो बनते जा रहे हैं। तो इसके इंपैक्ट देख लो आप। टीनेजर्स के ब्रेन अभी डेवलप हो रहे हैं और इंपल्स कंट्रोल वीक हो रहा है। सोशल मीडिया का उपयोग 3 घंटे से ज्यादा डेली करने से हाई एंजाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। डोपामीन रिसेप्टर्स जो है वो डल होते जा रहे हैं, रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो है वो खत्म हो रहे हैं लोगों के। ऑफलाइन होने पर आजकल होता है, लोग ऑनलाइन तो चैट बहुत अच्छे से कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत अच्छे से कर लेते हैं, बट आमने सामने वाली बात होना तो बिल्कुल नर्वस हो जाता है। होता है कि नहीं होता ऐसा, काफी लोगों में होता है। क्यों? क्योंकि आप रियल वर्ल्ड से कनेक्टेड नहीं हो, आपने अपने आप को जो है बिल्कुल उस वर्ल्ड में डाल दिया है, डिजिटल वर्ल्ड में। शॉर्ट रील्स, इन सब चीजों की चक्कर में अटेंशन स्पेन टूट गया है। जहां लोग जो है वो घंटों घंटों तक मेडिटेशन कर पाते थे, पढ़ पाते थे बैठकर, कॉन्सेंट्रेट कर पाते थे घंटों तक, आज की डेट में 5 मिनट 4 मिनट से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है नहीं लोगों का।
तो दीज आर द इश्यूज, है ना, जिस पर काम करना जो है वो जरूरी है। फेस टू फेस कनेक्शन कम होने से ऑक्सीटोसिन, बॉन्डिंग हार्मोन जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका प्रोडक्शन भी रिड्यूस हो गया है। कंपैरिजन कल्चर आज की डेट में चल रहा है, कंपेयर करते हैं हम एक दूसरे को बहुत जल्दी, एक दूसरे को जज करने लगते हैं। तो भाई इससे बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है, रियल वर्ल्ड में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। बस यही चीज इस आर्टिकल के अंदर जो है वो बताई गई है, दैट्स इट। ठीक है, अब गाइस हालांकि अपने आज के 8 आर्टिकल्स हैं, बट आज भाई दूज भी है, सो हैप्पी भाई दूज टू एवरीवन। और मुझे भी जो है वो काम से जो है वो निकलना है फैमिली के लिए। तो मैं ये 4 आर्टिकल्स जो बच गए हैं अपने आज के, क्योंकि आज ज्यादा आर्टिकल्स भी दे दिए गए थे, तो मैं आपके संडे वाले दिन जो है वो करवा दूंगा। बाकी मैंने जैसे कि 2 दिन तक मेरे पास पीडीएफ जो है वो आई नहीं थी, आई वॉज वेटिंग फॉर पीडीएफ। तो इन 2 दिन में मैंने पुराने टॉपिक्स जो है वो कवर करवा दिए, जो अपने पुराने टॉपिक्स छूट गए थे। तो आप अगर चेक करेंगे तो लास्ट 2 दिन में ये पूरे टॉपिक्स कवर्ड हो गए। तो अभी कमिंग संडे को, और कमिंग संडे को ही करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मंथ से पहले जितने भी पेंडिंग टॉपिक्स होते हैं वो कवर करवाना जरूरी रहता है। तो मैं आपके जो टॉपिक्स कवर करा दूंगा, 4 to 8 टॉपिक्स ये संडे वाले दिन आपके आ जाएंगे, है ना। चलो, हैप्पी भाई दूज टू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। अब मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, जय श्री महाकाल।